हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एपी से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और बच गया था जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एपी का। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एपी में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, हम हर तरह का एक एक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसी क्वेश्चन को यदि आप बार बार करके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो बस केवल डेटा चेंज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम रहेगा, बस केवल डेटा चेंज रहेगा बुक में जो और क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में 10 तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे और 8-10 तरह का क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है। एपी है 7, 11, 15, 7, 11, 15, डॉट 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 139। ठीक है, ये मेरे पास एपी है और पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ठीक है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं वो पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 11 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 15 है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ टर्म है, डॉट डॉट जो है वो बता रहा है कि आगे कुछ टर्म है और लास्ट में जो टर्म का वैल्यू है वह है 139। ठीक है, तो पहले टर्म का वैल्यू 7 है। यदि हम फाइंड करने में सफल हो जाते हैं कि 139 जो है वह किस टर्म का वैल्यू है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म होंगे इस एपी में, क्योंकि 139 जो है वही लास्ट वैल्यू है और किस टर्म का वैल्यू है 139 हमको पता नहीं है। यदि हम पता करने में सफल हो जाते हैं कि 139 किस टर्म का वैल्यू है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी में उतने ही होंगे। ठीक है, उतने ही होंगे। कितने होंगे? तो जिस टर्म का वैल्यू 139 है, ठीक है, उतने टर्म होंगे इस गिवन एपी में। तो अभी फिलहाल 139 किस टर्म का वैल्यू है हमको पता नहीं है, तो वही एक जनरल टर्म मान लेते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे। ठीक है, कि एक जनरल टर्म n टर्म मान लिया जाता है और n का वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि लेट, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट 139 जो है वह nth टर्म का वैल्यू है। ठीक है, nth टर्म का वैल्यू कितना है? 139 है। अभी फिलहाल हम मान लिए हैं और यहाँ से क्या करेंगे, n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो n जो आएगा, n का जो वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म उतने ही होंगे जो यहाँ पर सॉल्व करने पर जो भी n का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट टर्म का वैल्यू आप लोगों को पता है, साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि 7 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किसी भी टर्म को उसको ठीक पहले वाले टर्म से घटा लो। तो 15 माइनस 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो nth टर्म को क्या लिखते हैं, सभी को पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139। ठीक है, a का वैल्यू पुट करो 7, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि 139 किस टर्म का वैल्यू है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 4, 139। ठीक है,
यहाँ से सॉल्व करो और n का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू जो भी आएगा, फिलहाल मेरे पास जो आंसर है n का वैल्यू आना चाहिए 34। ठीक है, n का वैल्यू आना चाहिए 34। ठीक है, सॉल्व कर ही देते हैं इसको, देख लो। n माइनस 1 इंटू 4, 139 माइनस 7 करोगे, ये 7 उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा 132। ठीक है, और n माइनस 1 जो होगा वह हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो n माइनस 1 का जो वैल्यू हुआ वो है 33 और n का जो वैल्यू है वो है 34। ठीक है, तो 139 जो है वह किस टर्म का वैल्यू है, तो 34th टर्म का वैल्यू है 139, जो कि लास्ट वैल्यू है गिवन एपी का। इसीलिए इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो 34 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इन दिस गिवन एपी देयर इज 34 टर्म। ठीक है, देयर इज 34 टर्म इन द गिवन एपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर तरह का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को सैम्पल पेपर या उस सवाल का जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आप लोग को एक एपी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एपी है 213, 205, 197, डॉट 37। कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आप लोग को मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग को फाइंड करना है मिडिल टर्म ऑफ द एपी। वही एपी जो क्वेश्चन में गिवन है, उसी एपी का मिडिल टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमको मिडिल टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू ही दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 213, सेकेंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 205, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 197 और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 37। लास्ट टर्म जो 37 है वो किस टर्म का वैल्यू है अभी फिलहाल हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको यह दिख रहा है साफ साफ कि 37 जो है वो लास्ट टर्म है वो गिवन एपी का। ठीक है, लास्ट टर्म है गिवन एपी का। और यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमको जो फाइंड करना है वो मिडिल वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल नंबर ऑफ मिडिल टर्म फाइंड नहीं करना है, मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा ना वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म की जगह पे है 213, सेकेंड टर्म की जगह पे है 205। ठीक है, तो कौन सा टर्म जो है वह गिवन एपी में मिडिल टर्म है। यदि हमको मिडिल टर्म फाइंड हो जाता है कि 12वां टर्म जो है वह मिडिल टर्म है, या 13वां टर्म जो है वह मिडिल टर्म है, या 15वां टर्म जो है वह मिडिल टर्म है, तो आसानी से हम उस टर्म के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले यदि हमको इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि गिवन एपी में कौन सा टर्म जो है वह मिडिल टर्म है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करेंगे गिवन एपी में। ठीक है, तो यह जो गिवन एपी है, इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन अभी जो फिलहाल करवाए हैं उसी तरह से हम n के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो जितने नंबर ऑफ टर्म है इस गिवन एपी में वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, लेट लास्ट टर्म क्या है 37 है, तो मान लेते हैं कि लेट 37 जो है वह nth टर्म का वैल्यू है। ठीक है, nth टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 37 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, n के वैल्यू को फाइंड करेंगे, n का जो भी वैल्यू आएगा,
ठीक है, वह नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा इस गिवन एपी में। इस गिवन एपी में उतने ही नंबर ऑफ टर्म होंगे जो यहाँ पर n का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो सभी को पता है कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म की जगह पे साफ साफ दिख रहा है कि 213 है, पुट कर दो। n का वैल्यू हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 205 माइनस 213 करो। ठीक है, तो मिल जाएगा हमें 8 माइनस 8, और ये हो जाएगा 37। तो यहाँ पे है मेरे पास n माइनस 1 इंटू निगेटिव 8। ठीक है, 213 राइट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 37 माइनस 213 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा यहाँ पे 176। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, निगेटिव में आ जाएगा 176। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 176 अपॉन माइनस 8। ठीक है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 22। ठीक है, तो हमें क्या मिला, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू कितना मिला, 23। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें कितना मिला, तो n का वैल्यू हमें मिला है 23। कहने का मतलब है कि इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 23 है। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस गिवन एपी में आए हुए हैं, क्या वह ऑड है या इवन। ठीक है, जाहिर सी बात है 23 जो है एक ऑड नंबर है, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो 23 जो है वो ऑड नंबर है। तो यदि हमें कोई ऑड नंबर मिल जाता है, यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड में है, ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म जो होगा वह होगा n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2 को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगा वही मिडिल टर्म होगा। ठीक है, कब, जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे तब। लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्म इवन हुआ तब मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, तो n/2 का जो वैल्यू होगा ना वही मिडिल टर्म होगा। n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो हम सॉल्व करके फाइंड किए हुए हैं कि 23 टर्म है। ठीक है, तो अब ये जो n जो है, n का जो वैल्यू आया हुआ है वो 23 है, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को फाइंड कैसे करेंगे, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, तो n प्लस 1/2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो ऑड है, यदि n का वैल्यू इवन होता तो मिडिल टर्म इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, n/2 करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि मिडिल टर्म क्या आएगा। इसलिए मिडिल टर्म के जगह पे क्या आता है, कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तो n के जगह पे क्या करो, 23 पुट करो अपॉन 1 प्लस 1/2, तो कितना आया, 12 आया। तो 12th टर्म इज द मिडिल टर्म। ठीक है, 12वां टर्म जो है वो मिडिल टर्म है गिवन एपी का। तो मिडिल टर्म का ही वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल लो। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, 812 फाइंड करना है। ठीक है, तो 812 को क्या लिखोगे,
12 से 1 कम जाओगे तो 11 मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में 11D को ऐड कर दो तो यही हो जाएगा 12th टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है आप लोगों को 213 पुट करो 11 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पुट करो -8। इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगा वही मिडिल टर्म का वैल्यू होगा, क्योंकि 12th टर्म जो है वह मिडिल टर्म है गिवन एपी का, ठीक है। 12th टर्म जो है वह मिडिल टर्म है गिवन एपी का। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन एपी में ऑड हो तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका यह है। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन एपी में इवन होता है, ठीक है, तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका यह है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आप लोग को सैम्पल पेपर, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक या आने वाले प्री बोर्ड में दिखेगा, ठीक है। तो हर तरह का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हर तरह के कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग को जो नया मिलेगा कंसेप्ट यही रहेगा, बस डेटा केवल चेंज रहेगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने, जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि आप लोग को एक एपी दे दिया है, एपी में है आप लोग को 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। यह गिवन एपी आप लोग को दे दिया है और कह रहा है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। किस टर्म का जो वैल्यू होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। जैसे कहने का मतलब पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए तब सॉल्व किया जाएगा। पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 24 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 21 है, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 18 है, फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है 15 है। इसी तरह से कितना का डिफरेंस आ रहा है तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वह 3 है। तो अगला टर्म क्या आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 3 घटाओ इसमें तो 12 आएगा, ठीक है। फिर 12 में 3 घटाओ तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 9 के बाद कितना आएगा 6 आएगा, 6 के बाद कितना आएगा, तो 6 में 3 घटाओ तो 3 आएगा, फिर 3 में 3 को घटाओगे तो 0 आएगा, फिर 0 के बाद कितना आएगा निगेटिव में आएंगे, ठीक है, जो वैल्यू होंगे वो निगेटिव में आएंगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टर्म का जो वैल्यू है वह पहला निगेटिव टर्म होगा, ठीक है, किस टर्म का जो वैल्यू है वह निगेटिव में आएगा। पहला टर्म कौन सा ऐसा आएगा, पहला टर्म कौन सा इसमें ऐसा आएगा जिसका वैल्यू निगेटिव में होगा, ठीक है। तो अभी हमको पता नहीं है कि किस टर्म का वैल्यू, ठीक है, कौन सा ऐसा पहला टर्म जो होगा उसका वैल्यू निगेटिव में होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट कोई nth टर्म है जिसका वैल्यू निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू यदि निगेटिव में आता है तो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 करेंगे, यहाँ देखो ये मेरे पास नंबर लाइन, यदि ग्रेटर देन 0 करते हैं तो इधर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, तो लेस देन 0 करेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, n को लेस देन 0 किए हैं, ठीक है। तो अभी हम मान लिए हैं कि nth टर्म जो है, ठीक है, nth टर्म जो है
वो पहला टर्म ऐसा होगा जिसका वैल्यू निगेटिव में आएगा। बहुत सारे टर्म होंगे जिसके वैल्यू निगेटिव में आएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला टर्म कौन सा होगा जिसका वैल्यू निगेटिव में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो बहुत होंगे जिसके वैल्यू निगेटिव में आएंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कि पहला टर्म कौन सा होगा। सारे टर्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, पहला टर्म कौन सा होगा जिसके वैल्यू निगेटिव में होंगे। तो हम मान लिए हैं कि पहला टर्म जो है वो nth टर्म है जिसका वैल्यू निगेटिव में होगा। ठीक है, यदि nth टर्म का वैल्यू निगेटिव में होगा तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू लेस देन जीरो होने वाला है। ठीक है, लेस देन जीरो होगा, निगेटिव है तो लेस देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यह एक बन गया इन इक्वेशन, इन इक्वेशन या इसको बोलते हैं इन इक्वालिटी, इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी। ठीक है, तो इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी होता क्या है, यह एक चैप्टर है, क्लास 11th में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो होता क्या है, हम बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और आगे आने वाले चैप्टर में हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जितना बोर्ड में क्लास 10th में यूज होने वाला है, और अभी जो भी यूज होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मेरे पास इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो है वह एक इक्वेशन ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग सिंपल में इक्वेशन पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते हो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यह भी टू वेरिएबल में हो गया। तो लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डिग्री जो है इस इक्वेशन में वन है। डिग्री क्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, वेरिएबल के ऊपर में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होगा वही डिग्री होता है उस इक्वेशन का। तो ए और बी जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है, कांस्टेंट वैल्यू है। ए और बी की जगह पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, कुछ नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल की तरह यूज किया गया है। तो एक्स के ऊपर जो पावर है वो वन है, डिग्री वन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में वन ही दिख रहा है जो कि एक्स के ऊपर है। तो इस इक्वेशन का डिग्री जो है वो वन है, इसीलिए यह इक्वेशन जो हो गया वो लीनियर हो गया। कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो सिंगल केवल एक्स वेरिएबल यूज किया गया है, इसीलिए यह जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ भी जो डिग्री है ना वन है, एक्स के भी ऊपर पावर जो वन है, पावर जो है वो वन है, वाई के ऊपर जो पावर है वह भी वन है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, क्योंकि डिग्री इस इक्वेशन में कितने हो गए, वन है, और ये टू वेरिएबल का यूज किया गया है, एक्स और वाई का यूज किया गया है, इसीलिए यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो मेरे पास जो सिंपल इक्वेशंस जो होता है उसी तरीके से हम इन इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, बशर्ते इक्वेशन में इक्वल टू का साइन लगा होता है, लेकिन इन इक्वेशन में हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। या तो केवल लेस देन आप लोग को मिलेगा, या तो लेस देन इक्वल टू मिल जाएगा, या तो ग्रेटर देन मिलेगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। यदि किसी भी इक्वेशन में आप लोग को ये चारों सिंबल में से, चारों साइन में से कोई एक साइन दिख जाता है, ठीक है, तो समझ जाना वहाँ पे इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी आ चुका है। ठीक है, अब वो इक्वेशन नहीं रहा। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सेम है जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है जो कि हम आगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक है, कि कुछ डिफरेंस क्या होता है, अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि इनइक्वालिटी और इक्वेशन दोनों दिखते कैसे हैं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सॉल्व करने का जो मेथड होता है दोनों में लगभग सेम होता है। ठीक है, इन इक्वेशन में कुछ बदलाव आता है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ जो ट्रिक होते हैं, कुछ जो पॉइंट होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में।
तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो वहाँ आप लोग को मिलने वाला है, तो वहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम यह डिस्कस कर रहे हैं कि इन इक्वेशन कहते किसको है और इक्वेशन कहते किसको है। तो इक्वेशन में आप लोग को इक्वल टू का साइन दिखेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ भी आप लोग को साइन ऑफ इनइक्वालिटी दिख जाए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चार तरह के होते हैं। लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। यदि आप लोग को इन चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल दिख जाता है तो समझ जाना कि वह अब इक्वेशन नहीं रहा। ठीक है, वह बन चुका है इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस, इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एन लेस देन 0 है, तो एन का वैल्यू पुट करो। एन का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, खुद से पुट करो। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लेस देन 0 करना है। ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 24 करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ इस इनइक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इनइक्वेशन है जो कि इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या डिफरेंस होता है इक्वेशन और इनइक्वेशन को सॉल्व करने में, वो हम बता देते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। होता है क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास है 3x माइनस 2 ग्रेटर देन -4, ये है मान लो मेरे पास। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज किया गया है। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज किया गया है। अभी हम बताए हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चार तरह के होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यदि हम किसी भी टर्म को लेफ्ट या राइट में भेजते हैं, किसी भी टर्म को लेफ्ट या राइट में भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे मुंह लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है तो मुंह लेफ्ट की तरफ ही खुला रहेगा। जब यदि हम -4 को लेफ्ट में भेजते हैं तब, या -2 को राइट में भेजते हैं तब। ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यदि हम दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ना, या निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, तब उस समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रखना क्या होता है, इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ तो फिलहाल इस इन इक्वेशन में वेरिएबल वाला टर्म पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो एक दूसरा इन इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है -2x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। इस तरह का मेरे पास एक इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन क्यों है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज किया गया है। और ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल वाला जो टर्म है वो निगेटिव में आ चुका है। ठीक है, तो उसको हमको पॉजिटिव में करना होगा। पॉजिटिव में करने का दो तरीका है, या तो हम वेरिएबल वाले टर्म को राइट में भेजकर पॉजिटिव कर लें, या तो हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तब भी वेरिएबल वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन इक्वेशन के केस में हमेशा याद रखना कि यदि हम निगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही निगेटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तराजू को बराबर रखने के लिए हमको दोनों तरफ निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। पहले मुंह जो था वो राइट में खुला हुआ था, अब मुंह जो है वो लेफ्ट में खुल चुका है। क्यों साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया?
पहले राइट में था अब लेफ्ट में हो गया, क्योंकि हम निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो यही अंतर है इक्वेशन और इन इक्वेशन में। बाकी जो मेथड है सॉल्व करने का दोनों में सेम है, ठीक है। बशर्ते केवल इतना याद रखना है कि इन इक्वेशन के केस में, ठीक है, यदि नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको आगे हम कभी डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ मिलने वाला है, ठीक है, तो वहाँ भी कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे +24 है, तो +24 को उधर भेजो क्योंकि हमको n के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे जो कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको राइट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा n-1 इंटू -3 लेस देन, उधर जाएगा, इधर +24 है तो उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। इक्वेशन की तरह ही इन इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, बशर्ते यह ध्यान रखना है इन इक्वेशन के केस में कि नेगेटिव नंबर से या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n-1 लेस देन हो जाएगा -24। अब देखो यहाँ पे ये है -3 है, ठीक है, -3 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, -3 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो -3 से डिवाइड किए हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले मुंह जो था वो राइट में खुला हुआ था, अब मुंह जो है वो लेफ्ट में खुल जाएगा। क्यों लेफ्ट में खुल जाएगा? क्योंकि -3 पहले लेफ्ट में था, -3 को हम राइट में भेजते हैं तो -3 -24 के डिनोमिनेटर में जाएगा। इसका मतलब है कि हम निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, -24 में, ठीक है। हम RHS को निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जैसे ही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, पहले मुंह जो था इसका राइट में खुला हुआ था, अब इसका मुंह जो है लेफ्ट में खुल जाएगा, ठीक है। तो n-1 का वैल्यू कितना आएगा? ग्रेटर देन, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कितना आएगा? 8 आएगा। और n कितना आएगा? -1 को उधर भेजोगे तो 8 + 1 हो जाएगा और n का वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 9 आ रहा है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। 9 0 यहाँ है कहीं, 9 0 के राइट में कहीं होगा, 9 यहाँ होगा मान लो, तो ग्रेटर देन 9 है तो एरो का साइन जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। 9 पर, यहाँ पे 9 पर इक्वलिटी का साइन लगा नहीं हुआ है, 9 पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, तो कहने का मतलब n का वैल्यू 9 कभी भी नहीं होगा। 9 से ठीक बाद वाला जो नंबर है वह हो सकता है n का वैल्यू। तो n ग्रेटर देन 9 है तो जो हम एरो ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर ओपन है, खुला है, इसका मतलब यह बता रहा है कि 9 जो है वह n में शामिल नहीं है, 9 जो है वह n में शामिल नहीं है, ठीक है। यदि इस तरीके से होता ना, यहाँ पे स्पेस नहीं होता, इस तरीके से होता है, डार्क होता है एकदम, तो इसका मतलब यह है कि 9 जो है वह शामिल है, यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। यदि 9 शामिल नहीं है तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यदि 9 शामिल है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यह शामिल नहीं है और यह शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको क्या मिला है? हमको मिला है n ग्रेटर देन 9, n का वैल्यू 9 नहीं है, 9 शामिल नहीं है n में। 9 के ठीक बाद वाला जो नंबर है 10, 11, 12, 13, 14 या इसके बाद वाले और जो भी नंबर हैं वह n के वैल्यू होंगे, 9 नहीं होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन 9 है, n ग्रेटर देन 9 है, ठीक है। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो 9 भी शामिल हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 के बाद वाला नंबर 10 है, 11 है, 12 है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 9 के ठीक बाद वाला नंबर कौन सा है, 10 है ना। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछने की जगह पे यदि वह पूछा होता सेकेंड नेगेटिव टर्म, तो हम 10 नहीं लेते, 11 ले लेते हैं। थर्ड नेगेटिव टर्म तो कितना हो जाता, ये है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सेकेंड नेगेटिव टर्म कितना हो जाएगा, कौन सा होगा, 11 हो जाएगा। थर्ड नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 9 के ठीक बाद वाला जो नंबर है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे साइन हम इनइक्वालिटी क्यों चेंज किए हैं, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास किए हैं आप लोगों को समझाने का, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम डिस्कस किए हैं इन इक्वेशन इनइक्वालिटी का। आगे भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ जहाँ यूज होने वाला है वहाँ वहाँ हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ आप लोग का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, उम्मीद है अभी भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। मेरे पास दो एपी दिया हुआ है, एक एपी है 13 और 19 कॉमा 25 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये है फर्स्ट एपी। मेरे पास सेकेंड एपी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 69 है, 68 है, 67 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, मेरे पास दो एपी दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। कह रहा है कि कौन से टर्म का वैल्यू दोनों एपी में सेम होगा। जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू पहला, इसको मान लेते हैं फर्स्ट एपी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट एपी, ये पहला एपी है, ये क्या है, ये फर्स्ट एपी है, और इसको मान लेते हैं सेकेंड एपी, ठीक है। ये है सेकेंड एपी। जैसे फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म की जगह पे वैल्यू कितना है, 13 है। सेकेंड एपी में फर्स्ट टर्म की जगह पे वैल्यू कितना है, 69 है। मतलब अलग अलग वैल्यू है, फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है दोनों एपी में वो अलग अलग है। सेकेंड टर्म का वैल्यू भी दोनों एपी में अलग अलग है, क्योंकि यहाँ 19 है, यहाँ 68 है। थर्ड टर्म का वैल्यू भी दोनों एपी में अलग अलग है, क्योंकि यहाँ 25 है और यहाँ 67 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आप लोगों से कि किस टर्म का वैल्यू जो है वो दोनों एपी में सेम होगा। जैसे अभी तक तो फिलहाल हमको जो वैल्यू मिला है थर्ड टर्म तक, वो अलग अलग वैल्यू मिला है, सेम वैल्यू तो मिला नहीं है, ठीक है। सेम वैल्यू तो मिला नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि nth टर्म, अपना जुगाड़ nth टर्म तक जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो nth टर्म जो है वह जुगाड़ है, हर जुगाड़ हम लोग लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि nth टर्म, फर्स्ट एपी का nth टर्म का वैल्यू और सेकेंड टर्म के nth टर्म का वैल्यू आपस में बराबर है। अभी फिलहाल क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस टर्म का वैल्यू दोनों एपी में सेम है, तो हमको नहीं पता है। नहीं पता है तो हम कहाँ जाएंगे, nth टर्म के पास जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी कुछ नहीं पता होगा तो कहाँ जाओगे, nth टर्म के पास जाओगे, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट एपी में nth टर्म का वैल्यू और सेकेंड एपी में nth टर्म का वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के nth टर्म को फर्स्ट एपी में
nth टर्म को हम स्मॉल tn से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और सेकेंड एपी में nth टर्म को कैपिटल Tn से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है nth टर्म फर्स्ट एपी का, ये है nth टर्म सेकेंड एपी का। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों एपी में किस टर्म का वैल्यू आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम मान लिए हैं कि nth टर्म का वैल्यू फर्स्ट एपी की nth टर्म का वैल्यू और सेकेंड एपी के nth टर्म का वैल्यू आपस में बराबर होंगे। अब क्या करो, यहाँ से Tn का वैल्यू फाइंड करो, nth टर्म का वैल्यू फर्स्ट एपी के लिए, तो फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी होता है nth टर्म का, ठीक है। तो a की जगह पे कितना है, 13 है, n-1, डी निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, हो जाएगा 6। ये है nth टर्म सेकेंड एपी का, तो a + n-1 इंटू डी करो, a की जगह पे क्या है 69 है, डी के जगह पे क्या है 68, -69 करोगे तो -1 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, n का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उस टर्म का वैल्यू दोनों एपी के लिए सेम होगा। तो n का वैल्यू सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 13 + 6n - 6, ये हो जाएगा 69 -n, -1 से n मल्टीप्लाई किए, फिर -1 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6n, ठीक है, अब प्लस हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा 69 + 1 कितना 70 हो जाएगा, 70 - n, ठीक है। इस n को उधर भेजो और इस 7 को उधर भेजो, तो 6n + n जाएगा तो 7n हो जाएगा, और 70 - 7 हो जाएगा, तो कितना मिल जाता है 63 मिल जाएगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 63/7 = 9, ठीक है। तो नाइन्थ टर्म जो है, नाइन्थ टर्म का वैल्यू जो है दोनों एपी में सेम होगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो निकाल लो नाइन टर्म का वैल्यू, फर्स्ट एपी में भी 9 टर्म का वैल्यू फाइंड कर लो और सेकेंड एपी में भी 9 टर्म का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। 9 टर्म का वैल्यू दोनों एपी के लिए सेम होने वाला है, खुद से चेक कर लेना, ठीक है। हमको पता चल चुका है कि किस टर्म का वैल्यू, ठीक है, किस टर्म का वैल्यू दोनों एपी में सेम होगा, तो 9 टर्म का वैल्यू दोनों एपी में सेम होगा, तो खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका 9 टर्म का वैल्यू निकाल लो, इसका 9 टर्म का वैल्यू निकाल लो और देख लो क्या दोनों में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल दोनों में सेम आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एपी, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ठीक है, 11 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एपी वो बराबर है 11 टाइम्स 11 टर्म ऑफ एपी के, ठीक है। तो कह रहा है कि 80th टर्म का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 18वां टर्म का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग को एक कंडीशन दे दिया है, एपी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, बशर्ते केवल इतना ही गिवन है कि 7 टाइम्स 7th टर्म जो है वो बराबर है 11 टाइम्स 11th टर्म के, ठीक है, बस इतना ही गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि 18th टर्म का वैल्यू कितना होगा।
तो एपी नहीं गिवन है तो जाहिर सी बात है जो भी कंडीशन हमको पता है उसी कंडीशन को सॉल्व करके हमको 18th टर्म के वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एपी नहीं गिवन होगा तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है। तो देखो 7, A7 को क्या लिखोगे, A+6D बताए हुए थे पीछे, बार बार नहीं बताएंगे। 11 इंटू A11 को क्या लिखोगे, तो A+10D। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना हो जाएगा, 7A प्लस में 42D, यहाँ कितना हो जाएगा 11A प्लस में 110D। ठीक है, 7A को लेफ्ट में लेकर जाओ, 42D को भी लेफ्ट में लेकर जाओ। ठीक है, तो इधर 0 रह जाएगा, तो 11A में से 7A को घटाओगे तो कितना A बचेगा, 4A बचेगा, क्योंकि यह 7A राइट में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। 110D में से 42D को घटाना है, 110D और 42D जाएगा उधर तो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 110D में से 42D को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 5 58। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 58D हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं गलत है। अच्छा ठीक है, यहाँ हो जाएगा 68 हो जाएगा। चलो, तो हमको क्या मिला, राइट में मिला है 4A प्लस में 68D। तो कॉमन वैल्यू दोनों में क्या है, 4 है, निकाल लो। कहीं भी कॉमन हो तो उसको निकाल लेना होता है। ठीक है, ताकि अपना जो इक्वेशन है वो इजी हो जाए, सॉल्व करने में हमको आसानी हो। यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 4 यदि इधर जाएगा तो 0 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाता है। तो हमको क्या मिला, A+17D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, A+17D को क्या लिखते हैं, A18 लिखते हैं, A18। ठीक है, 18वां टर्म, 18 से एक कम जाओ 17। ठीक है, तो A+17D को क्या लिखते हैं, A18 को ही तो लिखते हैं A+17D। तो 18वां टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि 18th टर्म का वैल्यू कितना आएगा, तो आंसर आ चुका है अपना, 18th टर्म का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम में आए और आप लोग को एपी ना दिखे तो ये मत समझना कि क्वेश्चन गलत है। अब देखो, काफी फेमस क्वेश्चन है जो हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। ठीक है, mth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/n एंड इट्स nth टर्म बी 1/m। nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/m। ठीक है, तो कह रहा है कि आप mnth टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, mnth टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए।
किस टर्म का वैल्यू, तो mnth टर्म का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग को दो कंडीशन दे दिया है कि mth टर्म का वैल्यू 1/n है, nth टर्म का वैल्यू 1/m है, तो आप mnth टर्म का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो किस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है वह तो आपको पता है कि mnth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग के पास फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है, वही अभी पता नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो m को mth टर्म को क्या लिखोगे, अभी मान लेते हैं कि लेट स्मॉल a जो है वो फर्स्ट टर्म है, स्मॉल a जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है गिवन एपी का, और स्मॉल t जो है वो कॉमन डिफरेंस है। कितना है स्मॉल a की जगह पे वैल्यू कितना आने वाला है अभी फिलहाल हमको पता नहीं है, वो हम फाइंड करने वाले हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अभी हम मान लिए हैं कि फर्स्ट टर्म की जगह पे स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस के जगह पे जो है वो स्मॉल d है। तो mth टर्म को क्या लिखोगे, यदि हमको फर्स्ट टर्म स्मॉल a पता है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d पता है, तो mth टर्म को क्या लिखोगे, स्मॉल a m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, इसको nth टर्म को क्या लिखोगे, यदि हमको फर्स्ट टर्म स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d पता है, तो nth टर्म को क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म की जगह पे स्मॉल a, किस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो nth टर्म का, तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब देखो क्या करो, हमको फर्स्ट टर्म के वैल्यू को भी फाइंड करना है, ये माना हुआ वैल्यू है कि स्मॉल a जो है वो माना हुआ वैल्यू है, वह रियल वैल्यू नहीं है, वो हम मान लिए हैं खुद से। ठीक है, स्मॉल d जो है यह भी माना हुआ वैल्यू है। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, माना हुआ, ये तो मेरा खुद का माना हुआ वैल्यू है, तो इसीलिए हमको स्मॉल a स्मॉल d के वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्या करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और इधर भी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, किसी को किसी में से घटा दो, सेकेंड को फर्स्ट में से घटा दो या फर्स्ट को सेकेंड में से घटा दो, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो फर्स्ट को ऊपर लिखेंगे, सेकेंड को नीचे लिखेंगे, तो फर्स्ट इतना है मेरे पास a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n, सेकेंड को नीचे लिखेंगे, हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज होता है, याद होगा आप लोग को, तो यहाँ पे पॉजिटिव a है तो निगेटिव a हो जाएगा, पॉजिटिव एन डी है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव d है तो पॉजिटिव d हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 1/m है तो इसका साइन कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये प्लस a और माइनस a एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, माइनस डी प्लस डी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या मिला, एम डी माइनस एन डी, क्योंकि इसका साइन अब नेगेटिव हो चुका है, डी दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एम माइनस एन मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, 1/n माइनस 1/m मिलेगा। ठीक है, 1/n माइनस 1/m मिलेगा। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं इधर, तो लेफ्ट में है मेरे पास d इंटू एम माइनस एन, और राइट में मेरे पास है 1/n माइनस 1/m, दोनों में एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा mn। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो एलसीएम दोनों को प्रोडक्ट करके निकाल देते हैं। जैसे मेरे पास 1/2 माइनस 1/3 है, तो इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा
ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो n से mn में डिवाइड करोगे तो m मिलेगा, m से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो m ही मिलेगा, माइनस m से mn में डिवाइड करोगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n से फिर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, n ही मिलेगा। ये m माइनस n और ये ऊपर न्यूमरेटर में m माइनस n जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो d का वैल्यू कितना मिला, 1/mn मिला है। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना मिला, 1/mn मिला। या तो आप इसमें d का वैल्यू पुट कर लो 1/mn, या तो आप इसमें d का वैल्यू पुट कर लो 1/mn और a के वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, दोनों जगह से a का वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं d के जगह पे वैल्यू, तो मेरे पास a प्लस n-1 d की जगह पे वैल्यू हमको 1/mn मिला हुआ है। तो देखो यहाँ पे a प्लस 1/mn, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये n और ये n एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/m मिलेगा, और 1/mn -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1/mn निगेटिव में मिलेगा। इधर 1/m है, ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो इसको उधर भेजोगे तो निगेटिव में चला जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो इधर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 1/mn मिल गया। तो a का वैल्यू भी कितना आया, 1/mn आया, d का वैल्यू भी कितना आया, 1/mn आया। तो a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आप लोगों को पता चल चुका है, तो अब एमिनेट टर्म का वैल्यू निकाल लो। एमिनेट टर्म का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, एमिनेट टर्म का वैल्यू हो जाएगा a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक है, तो a के जगह पे 1/mn वैल्यू मिला हुआ है, पुट करो, कॉमन डिफरेंस के जगह पे भी 1/mn मिला हुआ है, पुट करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देख लो कितना आता है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो एमिनेट टर्म का वैल्यू कितना आया, 1 आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और आप लोग को RS अग्रवाल चाहे NCERT चाहे ओसवाल सब जगह दिखेगा। ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सब जगह दिखने वाला है यह क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का। ठीक है, तो ये फर्स्ट में जो थ्योरी हम डिस्कस किए थे, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, बशर्ते लास्ट क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है। ठीक है, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा कंप्लीट, यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट टॉपिक जितना अभी तक हम थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो दिखेगा, बस केवल डेटा चेंज होगा, कंसेप्ट यही सब होगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका यही होगा। देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन एपी इफ द pth टर्म इज q। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी यह क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, तो कंसेप्ट वही हम यूज करने वाले हैं। आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज q, कह रहा है कि pth टर्म का जो वैल्यू है ना वो q है, एंड द qth टर्म इज p, और कह रहा है कि qth टर्म का जो वैल्यू है ना वो p है, सो डैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि nth टर्म का जो वैल्यू होगा क्या p प्लस q माइनस n होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बस केवल प्रूफ करना है कि nth टर्म का वैल्यू क्या p प्लस q माइनस n होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को दो कंडीशन दिया हुआ है, pth टर्म का वैल्यू स्मॉल q है और qth टर्म का वैल्यू कितना है, p है। तो अभी फिलहाल तो हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, तो हम मान लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि लेट स्मॉल ए जो है वह फर्स्ट टर्म है, ये मेरा माना हुआ फर्स्ट टर्म है,
ठीक है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है और स्मॉल डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो pth टर्म की जगह पे क्या लिखोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, nth टर्म का जैसे अप्लाई करते थे pth टर्म को लिख दो। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस, यदि हमको फर्स्ट टर्म a पता है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d पता है, तो pth टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू q। ठीक है, qth टर्म को क्या लिखोगे, a q को क्या लिखोगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी लिखोगे इज इक्वल टू p। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो और स्मॉल ए और स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड करो। तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, जो करना है करो, आंसर सेम आने वाला है ए और डी का। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड हम किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखें, सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिखो और आंसर फाइंड करो, तोड़ो फोड़ो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्मॉल ए नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल किए, नेगेटिव डी पॉजिटिव डी एक दूसरे को कैंसिल किए, इधर पी डी माइनस क्यू डी है तो डी को कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू मिलेगा, पी माइनस क्यू मिलेगा, और इधर क्या मिला, क्यू माइनस पी मिला है। तो लेफ्ट में p माइनस क्यू दिख रहा है, राइट में भी p माइनस क्यू ला दो। कैसे लाओगे, निगेटिव को कॉमन लेकर। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है, d इंटू पी माइनस क्यू है। यदि हम निगेटिव बाहर कॉमन ले लें तो q माइनस पी हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, सॉरी अब p माइनस क्यू हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये p माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा, 1 माइनस 1, तो d का वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 मिला, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव था इसीलिए माइनस 1 मिला। या तो इसमें d की जगह पे माइनस 1 पुट करो, या तो इसमें d की जगह पे माइनस 1 पुट करो और स्मॉल a का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल a का वैल्यू फाइंड हो जाता है तो क्या करो, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पे वैल्यू यहाँ पे जो फाइंड किए होंगे वही पुट करना, डी की जगह पे तो फिलहाल हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, माइनस 1 पुट कर देना। देख लेना इतना ही आएगा, p प्लस क्यू माइनस n ही आएगा। ठीक है, तो d की जगह पे माइनस 1 यदि पुट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस पी। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा शायद। ठीक है, देख लेना, सॉल्व कर लेना। तो nth टर्म का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस n ही आएगा। ठीक है, यदि नहीं आ पाता है तो कमेंट में आप मैसेज कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग एपी का नया थ्योरी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।